Hello students, how are you? I am Chitranjan Kumar, your maths teacher. Today I am going to discuss another lesson. It means जो हमारा टॉपिक है मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आप लोग प्रीवियस क्लास में इट मीन्स क्लास 6 में भी अच्छे से पढ़ चुके हो, सेम वही है। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस लर्निंग सीक्वेंस में हम लोगों को क्या क्या आज सीखना है उसे हम लोग एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लें। रेशियो क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड वन है रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। कंपैरिजन, इट मीन्स सेकेंड वन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। कंपैरिजन रेशियो का कैसे होता है इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे। इक्वावेलेंट रेशियो, ओके सॉरी इक्वावेलेंट रेशियो, इट मीन्स दो रेशियोज में इक्वालिटी का हम कैसे कंपेयर करते हैं वो समझेंगे कि इक्वल कैसे हम फाइंड करते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, इसमें रेशियो का कैसे यूज किया जाता है ये हम जानेंगे। नेक्स्ट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड आफ्टर दैट मीन प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट दोनों दो टर्म हैं इसलिए दोनों को अलग अलग हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों के सामने मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फर्स्ट जो हमारा है टॉपिक में का रेशियो। व्हाट इज रेशियो? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट इज अ फ्रैक्शन दैट सो हाउ मेनी टाइम्स द वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। यानी रेशियो वह होता है दो क्वांटिटी का जो सेम यूनिट में होता है। इट मीन्स किसी भी दो क्वांटिटी दिया हुआ है उसका रेशियो फाइंड करना है तो दोनों अगर सेम यूनिट में है तो हम उसे रेशियो में फाइंड कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर 10 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं तो उनका रेशियो क्या होगा? 10 अगर बॉयज के ये से अगर गर्ल्स का ये किया जाए तो 10:12, ओके 10:12 उनका रेशियो होगा बॉयज और गर्ल्स का, ओके। अब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी किया जा सकता है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, अगर दो नंबर दिए हुए हैं जैसे भी मैंने बॉयज और गर्ल्स के बारे में बोला तो यहाँ पे ए और बी दो नंबर दिए हुए हैं। ये तो आपने डिफिनीशन अच्छे से समझ लिया स्टूडेंट्स कि टू क्वांटिटी जो उसमें होना चाहिए और दोनों सेम यूनिट का होना चाहिए। इट मीन्स सेम यूनिट होना चाहिए, उसमें डिफरेंट यूनिट नहीं होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में दोनों होना चाहिए, मीटर में है तो मीटर में, केजी में है तो केजी में, रुपीज में है तो रुपीज में। यही सेम क्वांटिटी का मतलब यही हुआ, ओके। अगर एक डजन में है और दूसरा अगर सिंगल यूनिट में है तो वो आपको दोनों को या तो डजन में कर लो या तो सिंगल यूनिट में कर लो, दोनों सेम यूनिट में करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो यही यूनिट हमारा सेम होना चाहिए। तो ए और बी यहाँ पे टू नंबर्स एंड बी, तो यहाँ पे बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, ओके। तो इज ए डिवाइड बाई बी और ए बाई बी एंड इज डिनोटेड बाई ए इज टू बी। इट मीन्स हम इसे अगर दो रेशियो में हो कोई नंबर तो हम इसे डिनोट कैसे करते हैं? ए इज टू बी के फॉर्म में। क्लियर है? रेशियो का साइन यहाँ पे हम डिनोट करते हैं, उसके बाद उसे इस तरीके से लिखा जाता है। और इसमें ये जो फर्स्ट वन होता है इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे एंटीसीडेंट बोलते हैं, ओके। एंटीसीडेंट जो अपर पार्ट होता है, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में हम करेंगे तो अपर पार्ट और इस तरह से करेंगे तो फर्स्ट। और ये क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट होता है, कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली रेशियो का यही होता है कि उसमें सेम यूनिट होना चाहिए, सेम तरह की। अगर दो यूनिट है और दोनों का क्वांटिटी अलग अलग है तो उसे रेशियो में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसे दो भागों में हम ये करते हैं, ए और बी, जिसमें एंटीसीडेंट फर्स्ट पार्ट होता है और सेकंड क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट, यानी वो रेशियो में फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। तो अपर पार्ट क्या होता है? एंटीसीडेंट, और लोअर पार्ट क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट होता है। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म में हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ओके। रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि कोई भी रेशियो दिया हुआ है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, कोई जरूरी नहीं कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होगा। क्लियर है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर वो नहीं है तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे करेंगे ये यहाँ पे आपको बताया जाएगा।
a ratio A is to be said to be in the simplest form if its antecedent and A and consequent B have no common factor other than 1. It means कोई भी दो अगर आपको नंबर्स है और इट मीन्स रेशियो में है कोई, जैसे 4:10, तो ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 2 एंड 4 होते हैं। क्लियर है? और उसी तरह से सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 10 इक्वल टू 1, 2, 5 एंड 10। तो स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर की बात है तो इसमें कॉमन दोनों में ये दोनों कॉमन फैक्टर है, जबकि यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसमें फैक्टर यानी 1 के अलावा कोई भी फैक्टर, यहाँ पे दोनों में 1 के अलावा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्लियर है? तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो कॉमन फैक्टर में क्या है? 1 और 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और 2 है। क्लियर है? तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो उसी 2 से हम क्या करेंगे? हाईएस्ट कॉमन, यहाँ HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ये नहीं है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में HCF से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? तो 2/5 दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसी तरीके का अगर कुछ भी दिया रहेगा तो आपको पता करना होगा तो उसका फैक्टर्स देख लोगे आप, और अगर नहीं है तो उसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो आप कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट वन, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। रेशियोज का कंपैरिजन कैसे करते हैं? तो रेशियो का कंपैरिजन इट मीन्स 2 रेशियो होता है, उसे हम कैसे पता करेंगे कि ये मतलब कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है? तो उसके लिए सबसे पहले इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब इसको एलसीएम फाइंड करते हैं। इसे सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर, इसका अगर कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है तो उसे हमें पता करने के लिए कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, उसके लिए हमें ये दोनों को सेम डिनोमिनेटर में करना पड़ता है। तो एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ बोथ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ 12 एंड 8। अब इसका एलसीएम क्या होता है आप लोग फाइंड कर लेंगे। इसका एलसीएम 24 होता है स्टूडेंट्स। अब 24, इसके लिए हम क्या करेंगे? 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, यानी इससे डिवाइड करेंगे। कितना टाइम ये ज़्यादा हो रहा है, यानी इससे हम इसको इक्वल करने के लिए इससे डिवाइड करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या होगा? 24 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ता है, तो हम दोनों में करेंगे चूंकि हमें तो दोनों सिमिलरली सेम रेशियो में बढ़ेगा, तो 10/24। क्लियर है? सेकेंड वन क्या होगा? अब इसे 24 को हम किस चीज़ से डिवाइड करेंगे? इससे करेंगे, तो यहाँ पे 8, ये 3 टाइम होगा स्टूडेंट्स, तो 3 × 3/8 × 3, तो यहाँ पे 9/24। अब क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो वैल्यू आया अगर सेम डिनोमिनेटर करने पे वो ये वाला लार्जर आ रहा है, तो ये बड़ा होगा। अब इसका वैल्यू क्या है? तो 5:2 ग्रेटर देन 3:8। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टर्म देखते हैं, इक्वावेलेंट फ्रैक्शन रेशियोज। Equivalent ratios, a ratio obtained by multiplying or dividing the numerator and denominator of a given ratio by the same number is called a equivalent. It means कोई भी रेशियो दिया हो अगर सपोज करें कि कोई रेशियो दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, या 3:, कोई अदर नंबर लेते हैं 3:7 दिया हुआ है। अब इसका इक्वावेलेंट, तो सबसे पहले इसे हम किस फॉर्म में करते हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म में करते हैं। ओके, अब इसे हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी गिवन नंबर। तो नेचुरल नंबर इट मीन्स यहाँ 3/7 है, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी है। 3 में 1 से करेंगे, 7 में 1 से करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 3/7। तो मतलब नेचुरल नंबर जो गिवन है उसके अलावा किसी से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को छोड़ करके, तो वो उसका इक्वावेलेंट फ्रैक्शन आप फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पे वी विल
मल्टीप्लाई बाय 2 विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, दोनों में करेंगे तो यहां पे 3 into 2 and 7 into 2, then students you get 6 by 14. तो this is the equivalent. Okay, 6 by 14 is an equivalent. इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ हम रेशियो पढ़ रहे हैं तो यहाँ फ्रैक्शनल फॉर्म में डिनोट करना 6:14 इज एन इक्विवेलेंट ऑफ 3:7। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आप समझ गए होंगे कि इसका ये क्या है, इक्विवेलेंट है। अब डिवाइडिंग के थ्रू कैसे करेंगे, तो सपोज करें कि 4 बाई आपको कोई 24 दिया हुआ है। ओके, अब इसको डिवाइड करके, बिकॉज ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं। अभी हमने मल्टीप्लाई करके किया तो डिवाइड, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में जो नहीं होता है उसे हम डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड बाय 4 विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, देन वी गेट 4 डिवाइड बाई 4, 24 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे 4:4:24 के बदले में हमने इसे लिया है। ओके, तो इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में करना ही पड़ेगा। तो इसका वैल्यू क्या है, 1/6। तो दिस इज द इक्विवेलेंट। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/6 इज एन इक्विवेलेंट, 1/6 है ना। ओके, वेलेंट ऑफ 4:24। यहाँ फिर से इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/6 के बदले में क्या लिखोगे, 1:6। ओके, यहाँ पे 1:6 कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये तरीका इक्विवेलेंट निकालने का, आप डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों से कर सकते हो। ओके, नाउ प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रोपोर्शनल मीन्स एन इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। यानी कोई भी 2 रेशियो का इक्वालिटी फॉर्म क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपके पास अगर कोई 2 रेशियो दिया हुआ है, A:B इक्वल टू C:D, तो हम इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, A:B प्रोपोर्शनल C:D। क्लियर है? अगर वो इक्वल है, 2 रेशियो अगर इक्वल है आपस में, तो हम इसे प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। क्यों? और प्रोपोर्शनल इक्वालिटी यहाँ क्लियर कह रहा है कि इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शनल। यानी वो प्रोपोर्शनल का साइन ये है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन का साइन है ये। ओके, प्रोपोर्शन, साइन ऑफ। ओके, तो इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। कोई भी 2 नंबर हो, अगर 3:4 इक्वल टू 6:8 है, तो इसे हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, 3:4 प्रोपोर्शन 6:8। क्लियर है? इस तरीके से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, continued proportion. This is very interesting. 3 numbers A, B and C are said to be in continued proportion if A, B, B, C are in proportion. It means यहाँ पे 3 आपको नंबर दिख रहे हैं, 3 टर्म्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि वो प्रोपोर्शनल। अभी मैंने बताया कि प्रोपोर्शन में 4 यानी 2 आपको क्या होने चाहिए, रेशियोज होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो वो प्रोपोर्शन होते हैं। तो यहाँ पे क्लियर लिख रहा है कि B और B, यानी B को 2 टाइम्स लेना है, जो बीच वाला टर्म होगा, जो बीच वाला नंबर होगा, उसे 2 टाइम लेना है। इट मीन्स इसे इस तरीके से A:B
proportion B is to C, then it is called continued proportion. Continued proportion. ओके अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, आपको कंटिन्यूड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको B 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि एक बार है, एक हमने उसी को रिपीट यानी कंटिन्यू किया गया है। जो बीच वाला टर्म है उसे हम क्या किए हैं, एक्सट्रीम मीन वाले को उसको हम क्या किए हैं, रिपीट किए हैं, इसलिए इसे कंटिन्यू बोला जाता है। अब नेक्स्ट में इसको अच्छे से समझेंगे। मीन में मीन प्रोपोर्शनल क्या होते हैं। अब सेम अगर आपने अभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन समझा तो उसी को अच्छे से यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इट मीन्स ए इज टू बी प्रोपोर्शन बी इज टू सी, तो यहाँ पे मीन ये दोनों होगा। ओके इसे हम क्या बोलते हैं, मीन, यानी ये बीच का है, यानी जो दोनों एक्सट्रीम है, ये किनारे वाले को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। ओके इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू, और इसे मीन वैल्यू। ओके तो जब भी दो एक्सट्रीम वैल्यू के बीच में एक जो भी वैल्यू रहता है तो वो कंटिन्यूड के लिए है। ये कंटिन्यूड में चूंकि सिंगल रहता है वही कंटिन्यू, तो कंटिन्यूड में जो बीच वाला टर्म होता है, बीच वाला जो वैल्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं, मीन वैल्यू कहते हैं। क्लियर है। तो बस यही यहाँ पे समझना है कि जो कंटिन्यूड में जो मिडिल टर्म होता है यानी ये बी है उसे हम मीन बोलते हैं। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स जो आपने अभी कुछ सीखा, जो भी डिफिनीशन सीखा उसी के बेस्ड पे क्वेश्चन एक्सरसाइज कुछ हम लोग करेंगे जिसमें क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें x इज टू y गिवन है 3:5। ओके तो इसे हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं x/y इक्वल टू 3/5। क्लियर है। अब x/y इक्वल टू 3/5, तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5x इक्वल टू 3/y हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3y/5। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड द रेशियो, इट मीन्स तो रेशियो हमारा यहाँ पे फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स तो इस वैल्यू को पुट करोगे जहाँ जहाँ x की वैल्यू है, तो 3x प्लस 4y इज टू 8x प्लस 5y। अब यहाँ पे 3x के जगह पर 3y लिखो, 3 इंटू 3y/5 प्लस 4y इज टू 8 इंटू 3y/5 प्लस 5y। ओके 9y/5 प्लस 4y इज टू 24y/5 प्लस 5y। अब स्टूडेंट्स इसे 5 4 या 20 यानी 29y, इसके नीचे 1 होता है तो 5 1 का एलसीएम 5 हुआ, 5 से 5 4 या 20 हो जाएगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार इसे और कर दे रहा हूँ। ये आपको क्या हो जाएगा 9y प्लस 20y बाई 5 इज टू 24y प्लस 25y इज टू 5। क्लियर है। तो अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसे स्टूडेंट्स 29y अपॉन 5 इज टू 49y अपॉन 5। तो स्टूडेंट्स इसे जब हम ऐसे लिखते हैं 29y/5, जब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 49y/5, तो 5 और 5 कैंसिल, y और y कैंसिल, तो हमारा वैल्यू क्या होगा 29
बाई 49, इट मीन्स 29/49 हो गया। तो ये रेशियो में इसे डिनोट कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम जब भी कोई वैल्यू दिया हुआ है x का, यहाँ पे x आप डायरेक्ट 3 भी ले सकते हो, बट वो थोड़ा सा सही तरीका नहीं है, ये आपको सही तरीका है, इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट, if two numbers are in the ratio 6:13 and their LCM is 312, find the numbers। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट द numbers are 6x and 13x। ओके, अब स्टूडेंट्स LCM of numbers equal to 312। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 6x और 13x का रेशियो क्या, इट मीन्स LCM क्या होगा? तो 6x और 13x का LCM आप यहाँ पे अगर इस तरीके से कीजिएगा तो यहाँ दोनों में देख रहे हो, अगर आपको पता होगा तो इसका क्या होता है 1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 2 × 3 × x, और 13x को क्या लिखा जा सकता है 13 × x। तो स्टूडेंट्स LCM इसका क्या होगा, LCM इक्वल टू 2 × 3 × 13 × x, इट मीन्स 78x हो जाएगा। ओके, तो LCM हमारा क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन बेसिकली हो जाएगा, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या होगा 312, तो ये 78x इसका LCM आ गया, 312 x इक्वल टू 312/78। अब इसे 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। हेंस द नंबर्स are 6x, 6 × 4 equal to 24 and 13 × 4 equal to 52 आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको LCM पता है और दोनों नंबर रेशियो में दिया है तो आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट, what should be added to each term of the ratio 7:13 so that the ratio becomes 2:3? Let what should be added to each term of the ratio? So let the number should be added इक्वल टू x। अब स्टूडेंट्स 7/13 बोथ में हम क्या करेंगे x एडेड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो इक्वल टू 2/3। ये रेशियो में हो जाएगा, इन दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जिसे हम ऐड करेंगे, तो दोनों इस फॉर्म में है। अब इसे आप सॉल्व कर लो, बहुत आसानी से कर सकते हो आप लोग। 2:13 प्लस x। ओके, 21 + 3x इक्वल टू 26 + 2x। ओके, अब स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर लो। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जो वेरिएबल है उसे एक तरफ कर लो और जो कांस्टेंट है उसे एक तरफ कर लो। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 5। इट मीन्स वो नंबर क्या है, तो इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। 7 में 5 ऐड करोगे 12 और ये 18, 12/18 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 2:3 आएगा। तो हेंस द नंबर इक्वल टू 5। ओके, नाउ द नेक्स्ट, 3 numbers are in the ratio 2:3:5 and the sum of these numbers is 800. Find the numbers. Let, यहां भी वही करेंगे, x से उसे डिनोट करेंगे। लेट द नंबर, यहां वेरिएबल का काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है,
चूंकि वहाँ रेशियो में है तो वहाँ वेरिएबल, कोई यानी कोई ऐसा नंबर है जो सभी का क्या है, सभी का फैक्टर है, कोई ऐसा नंबर है जो सभी का, तभी वो सेम रेशियो में है। क्लियर है ना, यानी वो तीनों रेशियो में, इट मीन्स उसका कोई ना कोई सेम नंबर फैक्टर है। लेट द नंबर्स आर 2x, 3x and 5x. Now according to question, अब ये तीनों को क्या कर रहा है, सम कर रहा है, तो इसको ऐड कर लेंगे 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 800। ओके, अब 2 3 5 5 10x हो गया 800। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 800/10, इट मीन्स 80 हो जाएगा। ओके, अब तीनों नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स नाउ हैंस, यहाँ हैंस लिखो, हैंस नंबर्स आर 2 into 80 equal to 160, 3 into 80 equal to 240, 5 into 80 equal to 400। तो ये नंबर हैं जिसको इस रेशियो में गिवन है, और इसको सम करने पे चेक कर लो, यहाँ पे कितना हो रहा है 400, और इसे ऐड करोगे 400, 800 है, इट मीन्स हमारा आंसर सही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन, the ratio of monthly income of the saving of a family is 7:2. If the saving be of rupees 500, find the income and expenditure। तो यहाँ सेम वही तरीका है, लेट द मंथली इनकम इक्वल टू, इनकम आपका क्या है 7x, रुपीज 7x, एंड मंथली सेविंग इक्वल टू रुपीज 2x। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है कि सेविंग भी रुपीज 5, तो सेविंग, सॉरी यहाँ सेविंग है, ये सेविंग है, तो सेविंग इक्वल टू 500, it means 2x equal to 500, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 500/2, 250 रुपीज। ओके, अब आपको क्या कर रहा है, फाइंड द इनकम। इनकम क्या हो जाएगा, इनकम 7x है, 7 into 250, इट मीन्स 1750 रुपीज। एक्सपेंडिचर, तो इनकम में से सेविंग ये कर लो, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इक्वल टू 1750 माइनस 500। ओके, देन 1250 विल बी एक्सपेंडिचर। तो ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ये इनकम हो गया, और सेविंग तो दिया ही है। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन, इन द रेशियो 7:8, इफ द कंसिक्वेंट इज 40, व्हाट द एंटीसीडेंट। ओके, एंटीसीडेंट क्या है, तो यहां पे लेट the consequent equal to 8x and antecedent equal to 7x। now according to question, अब यहाँ पे आपको कॉन्सिक्वेंट दिया है, तो कॉन्सिक्वेंट इक्वल टू 8x, 40 गिवन है,
देन 40/8 इक्वल टू x, इट मीन्स 5 इक्वल टू x हो गया। क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। तो एंटीसीडेंट क्या होगा? एंटीसीडेंट इक्वल टू 7x है, तो 7 इंटू 5 इट मीन्स 35। दिस इज वेरी इजी। ओके, तो स्टूडेंट ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आप लोग क्लास 6 में जो किए होंगे उनको बहुत ही आसान लग रहा होगा। अब कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच रेशियो इज लार्जर इन द फॉलोइंग पेयर्स? इसमें से कौन सा रेशियो है सो लार्जर है? तो अभी मैंने आपको जो ये डिफिनीशंस में बताया था उसी तरीके का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3:4 और 9:16। और 9:16। तो स्टूडेंट्स इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, अब इसमें एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 16 इक्वल टू 16। अब इसे क्या करेंगे? 16 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 फाइंड होगा, तो दोनों में क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 12:16 हो गया। और सेकंड क्या है? एंड एक 9/16 है। तो ये दोनों में आपको कौन सा ग्रेटर है? तो ये ग्रेटर है। तो अब यहाँ पे लार्जर कौन सा हो गया? 3:2, हैंस 3:4 इज लार्जर देन 9/16। क्लियर है? सिमिलरली आप इसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, लास्ट वन। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में यहाँ देखना है, तो यहाँ एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, देन the values are proportional। ओके, जो भी वैल्यूज हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम करें, यहाँ पे मीन क्या है आपका? ये दोनों मीन है। तो 33 इंटू 88 क्या है? एक्सट्रीम है। ओके, मीन का मतलब 44 एंड 66। एक्सट्रीम क्या है? एक्सट्रीम है 33 एंड 88। अब उस फॉर्मूले को फॉलो करो, दोनों अगर इक्वल है तो ये क्या है? ये प्रोपोर्शन है। तो प्रोडक्ट ऑफ 44 इंटू 66 कितना वैल्यू होगा स्टूडेंट्स? 44, 66। $2904। ओके, उसी तरीके से 88 इंटू 33 4092। यहाँ भी वही वैल्यू आ रहा है 2904। ओके, हैंस 1 इज प्रोपोर्शनल। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोगों को सॉल्व करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे सेलेक्ट किया था। इसमें सेकंड नंबर सिमिलरली है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को सुने होंगे और समझे होंगे। इसमें रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितने भी आपको डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे।
So for today that's all students. Have a nice day.